हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था क्लास 12 का वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। तो इसमें हम लोगों ने ये सारे टॉपिक को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो जो बाकी का पार्ट है आज हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो क्लास नहीं देखे हैं वो क्लास जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना था, हम लोग ये सारे पढ़ चुके थे। हम लोग को पढ़ना था यहाँ पे मेंडलवाद के विचलन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेंडलवाद का विचलन क्या है। यानी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए पूछा कहा गया है, यहाँ पे आपको बताया गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जेएलबी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां से जुड़ के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो कि अपना नोट्स होता है पेपर के टाइम में उसी को रिवाइज करना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी जीव के वंशागति मेंडलवाद के अनुसार नहीं होती है, परंतु कई लक्षणों की वंशागति अपवाद को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार की वंशागति को नॉन मेंडलिज्म वंशागति कहते हैं। इसे निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। तो ये जो मेंडल ने, इसका साफ साफ कहने का मतलब है कि मेंडल ने जो नियम दिया था वो जो जितने भी जीव हैं सभी पे ये लागू नियम नहीं होता है। यानी आपके स्कूल में या क्लास में कोई टीचर कोई नियम बना दिया, अब वो सारे बच्चों पे वो नियम लागू तो होता है, पर कोई उस नियम को मानेगा, कोई उस नियम को नहीं मानेगा। तो वही कहा गया है कि अगर एक मेंडल ने बता दिया कि ये स्टेप होता है तो ये सभी पे नहीं लागू होता है, कुछ इसके अपवाद होते हैं। और साइंस में आपके अपवाद बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका अपवाद क्या है। तो पहला है अपूर्ण प्रभाविता, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबास के पौधे में की थी। तो पूछ लिया जाए कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने किया और किस पौधे पे किया, तो कार्ल कोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने गुलाबास के पौधे में की थी। गुलाबास पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जाल्पा। तो याद रखिएगा मिराबिलिस जाल्पा। यहाँ पे देखिए आगे क्या कहा गया है कि जब दो अलग अलग उपलक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में न तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और न ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य का लक्षण दिखाई देता है। तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं, ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई दिया ना तो अप्रभावी लक्षण दिखाई दिया, लेकिन जो उसके बीच से उसके मिल के कोई रंग बन गया हो वो दिखाई देता है। तो हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लाल पुष्प लिया, यहाँ पे सफेद पुष्प लिया, तो यहाँ पे हमें कैसा प्राप्त हो गया, गुलाबी पुष्प प्राप्त हो गया। यानी यहाँ पे हमें गुलाबी फूल मिल गया, तो यानी गुलाबी पुष्प, और ये टोटल 100% कैसा हुआ, गुलाबी हो गया। अब हमने ये क्या किया, जो ये गुलाबी वाला पार्ट है इस गुलाबी वाला पार्ट में स्व संकरण कराया, और जब स्व संकरण कराया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात कितना आ गया। वहां पे हमने जो मेंडल का फिनोटाइप और जीनोटाइप था उसमें क्या आया था, 3 संबंध 1 आया था जीनोटाइप और यानी फिनोटाइप, और जब का जीनोटाइप 1 संबंध 1 आया था। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप कितना आ गया, 1 संबंध 2 संबंध 1 आ गया है, और जीनोटाइप तो सेम आया है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कहा गया है, तो ये F1 जो F2 पीढ़ी में है इस तरह से ये आ गया। तो ये उसका अपवाद हो गया, क्योंकि वो उनके नियम का ये लागू नहीं हुआ। उनका कहना था कि जो प्रभावी होगा वो प्रभावी आके खुद अपने मतलब अपना प्रस्तुति दिखा देगा, और अप्रभावी होगा वो दब जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ना तो ये लाल कलर वाला आया ना सफेद कलर वाला आया, सीधा दूसरा ही कलर, वो नहीं उनके बीच का मिक्स बन के चला, यानी गुलाबी पुष्प चला आया। आगे देखिए इसमें सहप्रभाविता, यानी ये भी एक अपवाद के अंदर ही आ जाता है। तो जब दोनों उपलक्षण के जीन प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो इसे ही सहप्रभाविता कहते हैं। अनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत हम लोग पढ़ने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। आगे देखिए इसमें कोशिका के केंद्रक में एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र नाम दिया। जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में अनेक क्रोमेटिन धागा पाया जाता है। तो इसी को क्या कहा था, जो वैज्ञानिक वाल्डेयर ने थे उन्होंने इसको गुणसूत्र नाम दे दिया। आगे देखिए सटन एवं बोबरी ने 1902 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो एक सिद्धांत प्रतिपादित किए जिसे अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के समय गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण
करती है, यानी अर्धसूत्रीय जो जीन होता है। देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए ये क्या है, एक कोशिका है, ध्यान से समझिए, कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स पाया जाता है। टोटल क्रोमोसोम्स कितना होता है, 46 होता है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और ये डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के ऊपर क्या बैठा होता है, जीन बैठा होता है। तो यानी डीएनए के ऊपर जीन बैठ के दूसरे संतति में, यानी उसके पुत्र या पुत्री में जाता है। तो यहाँ पे साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि अगर आपको मार्केट जाना है, आप अपने घर से मार्केट जाएंगे, तो आपको तो जाना मार्केट है, पर आपको जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए, तो आप ऑटो पकड़ते हैं या बस पकड़ते हैं, कुछ भी पकड़ के उसमें बैठ के आप जाते हैं। तो गुणसूत्र जो डीएनए है, जैसे कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, यानी गुणसूत्र को हम मान सकते हैं, गुणसूत्र को क्या मान सकते हैं, जैसे गुणसूत्र है, गुणसूत्र पे क्या है, जीन है, यानी गुणसूत्र में डीएनए है, डीएनए पे क्या है, जीन है। अब इस डीएनए पे जीन बैठ जाएगा, यानी ये गुणसूत्र में से डीएनए निकलेगा, डीएनए पे जीन बैठेगा, और जीन को जाना कहाँ है, जीन को जाना है यहाँ पे। अब जीन को यहाँ पे जाना है यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ चलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, तो वो डीएनए को कहेगा भाई मुझे बैठा अपने ऊपर और मुझे उसके पास तक पहुंचा दे। तो ये डीएनए कहेगा ठीक है, बैठो मेरे पास, मेरे ऊपर, और मैं आपको उसमें वहां तक पहुंचा दूंगा। तो इस पे क्या करेगा, जो डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होती है, इस पे जीन बैठ जाएगा और सीधा यहाँ पे चला आएगा, क्योंकि जीन के पास ही है लक्षण, यानी जीन के पास वो गुण है जो कि बना सकता है, प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन हमारे अंगों का निर्धारण करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपको मार्केट जाना है, तो आप अपने घर से ऑटो पकड़ेंगे, टेम्पू पकड़ेंगे, तो डीएनए को ऑटो बस टेम्पू मान सकते हैं। और जो जीन है, आप खुद समझ लीजिए कि जीन खुद आप है, ऑटो जो टेम्पू है या बस है वो डीएनए है, और आपको जाना है मार्केट में, तो मार्केट को समझ लीजिए, तो मार्केट को हम समझ सकते हैं कि जो नई संतति, यानी जो युग्मक बनने वाला होता है, उसके अंदर जो गुण प्रदर्शित करना होता है वो है। तो वही कहा गया है कि डीएनए के ऊपर जीन बैठ के ही जाता है। गुणसूत्र इकाई जीन द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के समय गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। 1909 ईस्वी में, तो 1909 ईस्वी में जोहानसन ने कारक की जगह जीन शब्द का प्रयोग किया था। पहली ही क्लास में आपको मैं बताई थी कि मेंडल ने ये तो कहा कि कुछ ना कुछ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, उन्होंने वो उसका कारक नाम दे दिया, पर जीन नाम नहीं दिया था। जीन की खोज किसने किया था, जोहानसन ने किया था, और वो कहा कि ये कारक का नाम जीन है और यही जा रहा है अगली संतति में। अगला देखिए आगे है, इसमें सन 1933 में टी.एच. मॉर्गन ने सटन और बोबरी के समर्थन किया। उन्होंने यह बताया कि विशिष्ट जीन विशिष्ट गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। मेंडल के सिद्धांत को पुनर्खोज में आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर बल दिया गया। इस सिद्धांत के मुख्य बातें निम्न है। यहाँ पे आप देखिए, गुणसूत्र के कारक द्विगुणित कोशिकाओं में जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र एवं जीन युग्मकों के निर्माण के समय में अलग अलग हो जाते हैं, यानी गुणसूत्र एवं जीन युग्मकों के निर्माण के समय में अलग अलग हो जाते हैं, गुणसूत्र एवं जीन। तो अब सपोज कीजिए ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर यहाँ पे क्या होता है, गुणसूत्र, यहाँ पे क्रोमोसोम्स होता है इस तरह से, और क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पे डीएनए होगा। अगर डीएनए को ये डबल हेलिक्स होता है, इतना इस तरह से होता है। जब हम इसको और खींचते हैं तो इस पे हमें छोटे छोटे जीन दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछ लिया जाए कि जीन किस तरह से अगली संतति में जाता है, तो डीएनए पे बैठ के ही जाता है, यानी डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही हम जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज क्या होता है, सहलग्नता, फिर लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन क्या है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, पिटाउ सिंड्रोम, ये क्या होते हैं। तो ये सारे हम लोग